हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स हब में। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे मैनेजमेंट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, उसका एक अनदर पार्ट है हमारे पास, जिसको हम कंट्रोलिंग कहते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था किस तरीके से हम लोग मैनेजमेंट प्रोसेस को यहाँ पर समझते हैं, जिसके अंदर अलग अलग स्टेप्स हमारे पास होती है। प्लानिंग हम लोग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग हम लोग करते हैं, और आज के जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग कंट्रोलिंग पढ़ने वाले हैं। कंट्रोलिंग के अंदर बेसिकली हम अलग अलग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। कंट्रोलिंग क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं, कंट्रोलिंग की प्रोसेस क्या होती है, और इसके कुछ टेक्निक्स भी होती हैं कंट्रोलिंग की। उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग मॉडर्न टेक्निक एंड ट्रेडिशनल टेक्निक, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आती है लाइक करना ना भूलना, और इसके अलावा कोई अगर डाउट रहता है तो कमेंट्स भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं कंट्रोलिंग क्या है। कंट्रोलिंग एक फंक्शन है मैनेजमेंट का। जब भी हम लोग मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास में कंट्रोलिंग भी होती है। अब कंट्रोलिंग क्या है, ये एक एस्पेक्ट है, एक कंपोनेंट है, या हम कहें एक फीचर है, या एक हम लोग कहें इसका पार्ट है किसका, मैनेजमेंट का। चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट हो या फिर अदर मैनेजमेंट हो। अब यहाँ पे अलग अलग जो ऑथर हैं उन्होंने कंट्रोलिंग को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। जो मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन है कौन सी, वो डोनेल ने यहाँ पे दी है। क्या डेफिनेशन दी है? मैनेजरियल कंट्रोल इम्प्लाइज दैट मैनेजमेंट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एंड करेक्शन ऑफ द डेविएशंस टू अश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू प्लान्स। अब कंट्रोलिंग की मीनिंग इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा है मैनेजरियल कंट्रोल वो होता है जिसके अंदर हम कहीं ना कहीं मेजरमेंट की बात करते हैं। अब किस मेजरमेंट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि जो गोल हमने पहले से सेट किए थे, जो प्लान हमने पहले से सेट किए थे, उनकी अकॉम्प्लिशमेंट सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। मतलब हम लोग उस प्लान को सही तरीके से अटेन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब होता है रीच, मतलब हम लोग उसको बेसिकली हमने अटेन कर लिया है, नहीं कर लिया है, उसको अकम्प्लिशमेंट कहते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं और कुछ करेक्शन को फॉलो करते हैं। क्योंकि कंट्रोलिंग की बात जहाँ पे आती है तो हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रीवियस एस्पेक्ट क्या था और अभी का करंट एस्पेक्ट क्या चल रहा है। अगर दोनों के बीच में किसी तरह का कोई डेविएशन देखने को मिलता है, डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि हम लोग किसी गोल को अचीव करने के लिए 10 वर्कर की मदद लेने वाले हैं, एग्जांपल है, लेकिन उसके अंदर एक्चुअली हमें 15 वर्कर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये जो वर्कर्स है, वर्कर्स के बीच में डेविएशन देखने को मिल गया। तो इसको हम करेक्ट करेंगे और हम लोग अपने प्लान में थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि हमको अपने गोल को ऑन टाइम और अकॉर्डिंग टू आवर प्लान अचीव करना है। ठीक है बात। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे बेसिकली मीनिंग समझते हैं अब इसकी। देखिए, कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन। ये क्या है, मैनेजमेंट का एक फंक्शन होता है विच इन्वॉल्व सेटिंग स्टैंडर्ड। इसके अंदर हम स्टैंडर्ड को सेट करते हैं, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब देखिए, इसको सिंपल वे में समझना है। इसके अंदर हम लोग क्या सेट कर रहे हैं, एक तो हम लोग इसके अंदर स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब हो गया बेंचमार्क सेट करना। अगर आपको बेंचमार्क भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जो आपने एक्चुअल बेसिकली एक प्रीवियस जो आपने एक माइलस्टोन सेट किया है, जिसको देखते हुए, जिसको फॉलो करते हुए आप अपने गोल को अकम्प्लिश करेंगे। ठीक है बात। जिसको हम एडवांस में सेट करते हैं वो हमारा स्टैंडर्ड होता है। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपनी परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाते हैं। मतलब हमारी परफॉर्मेंस आगे बढ़ती है और हमें दिखती है कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या चल रही है। फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, जो ये हमने स्टैंडर्ड सेट किया है और जो हमारे पास एक्चुअल परफॉर्मेंस है, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। मतलब जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको हम चेक करेंगे। अगर उसी अकॉर्डिंग काम हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमारे स्टैंडर्ड से अगर डेविएशन देखने को मिल रहा है, मतलब डेविएशन का मतलब हो गया बदलाव, मतलब यहाँ पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही। स्टैंडर्ड कुछ और था, एक्चुअल परफॉर्मेंस कुछ और हो रही है। स्टैंडर्ड के अंदर हमने बजट सेट किया था, वो एक्चुअल के अंदर उससे ज़्यादा बजट चाहिए हो रहा है। स्टैंडर्ड के अंदर जो हमने टाइम पीरियड फिक्स किया था, एक्चुअल के अंदर उससे ज़्यादा टाइम पीरियड लग रहा। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं, और उसके बाद हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं। करेक्टिव एक्शन का मतलब हो गया जो डेविएशन देखने को मिल रहा है, जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है,
एक्चुअल वाले और स्टैंडर्ड वाले के बीच में, उन दोनों को सही करने के लिए सही डिसीजन लेंगे, मतलब करेक्टिव एक्शन हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है बात। तो ये हमारा कंट्रोलिंग का पार्ट होता है। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। यही चीज़ मैंने आपको समझाई है, इसके अंदर कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन का मतलब क्या हो गया, हम इसके अंदर क्या करते हैं, तुलना करते हैं। किस चीज़ की, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो अभी आप एक्चुअल परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसकी, और प्लान्ड परफॉर्मेंस। अभी प्लान्ड परफॉर्मेंस क्या है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो हमने सेट करी है उसके साथ में। फिर जो बदलाव आते हैं, जो चेंजेज आते हैं, उसको हम यहाँ पे दूर करते हैं विद द हेल्प ऑफ करेक्टिव डिसीजन, राइट। अब इसके इंपॉर्टेंस को समझते हैं। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंस में क्या है, कंट्रोलिंग हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्योंकि हम स्टैंडर्ड सेट किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, स्टैंडर्ड हम इसी चीज़ के लिए सेट कर रहे हैं कि हमने जो गोल सेट किए हैं, ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल हैं हमारे, उसको हम अचीव कर पाए। द कंट्रोलिंग फंक्शन मेजर्स progress towards the organizational goals and indicate deviations if any to take corrective action। वही चीज़ यहाँ पे देखी गई है कि आप क्या करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए। आपने जो यहाँ पे स्टैंडर्ड एक सेट किया था, ठीक है, ये आपने स्टैंडर्ड सेट किया था, इसकी तुलना एक्चुअल परफॉर्मेंस से करेंगे। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब जो अभी आपकी रियल में परफॉर्मेंस चल रही है। अगर कोई आपको इसके अंदर डेविएशन देखने को मिलता है, कोई बदलाव देखने को मिलता है, तो फिर उसको हम सही करेंगे अपने करेक्टिव एक्शंस के थ्रू। सेकंड यहाँ पे है जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। एन इफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम इनेबल्स मैनेजमेंट टू वेरीफाई वेदर द स्टैंडर्ड आर set are accurate or not by the carefully checking the changes taking place in an organizational environment। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड सही तरीके से बने हैं या नहीं बने हैं। इसका पता तो आपको कैसे चल जाएगा, जैसे ही आप अपने काम को स्टार्ट करेंगे, अपने गोल की तरफ आप फोकस करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी क्या है, क्योंकि हम लोग एक्चुअल के साथ में कंपेरिजन करने वाले हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मेकिंग इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, हमेशा से ये बात कहते आ रहे हैं कि रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। जबकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी नीड्स क्या है, वो अनलिमिटेड है। ये बात सबको पता है। तो हमें क्या करना है, अपने रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन रोकना है। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है दोहन। दोहन का मतलब होता है हम अंधाधुंध अपने रिसोर्सेज का उपयोग कर रहे हैं। जितने रिसोर्सेज का हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, इसको एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। तो इसको हमको रोकना है और हम उतने ही रिसोर्सेज को लें, और रिसोर्सेज को भी इस तरीके से लें कि उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। इसको बोलते हैं मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर हो गई बात। चलिए अगला है यहाँ पे इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। अब यहाँ पे होता क्या है, जब हम लोग कोई स्टैंडर्ड को फिक्स कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि 5 दिन के अंदर हमको ये गोल अचीव करना है, तो ये क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड हमने फिक्स कर दिया। इससे होता क्या है कि समय सीमा तय हो जाती है, मतलब यहाँ पे टाइम फ्रेम फिक्स हो जाता है, जिससे एम्प्लॉय भी मोटिवेटेड होते हैं कि हाँ हमको 5 दिन के अंदर ये करके दिखाना है। ये जो टास्क है कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है एम्प्लॉय के मोटिवेशन के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम इंश्योर दैट एम्प्लॉयज नो वेल इन एडवांस दैट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू एंड ऑल्सो द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे देखिए उनको क्या करना है और कितने टाइम फ्रेम में यहाँ पे करना, अचीव करना है, ये सब कुछ पता होता है एम्प्लॉय को। इसके लिए यहाँ पे ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं ये मोटिवेट करती है एम्प्लॉय को, और इट दस मोटिवेट्स एंड हेल्प देम टू गिव बेटर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट यहाँ पे है इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कहीं ना कहीं जब हम लोग अपना कोई स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं, तो स्टैंडर्ड फिक्स करके हम उस स्टैंडर्ड के एथिक्स को फॉलो करते हुए, उस स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, एक ऑर्डर और डिसिप्लिन इसके अंदर फॉलो होता है। कंट्रोलिंग फंक्शन क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय कीपिंग ए क्लोज चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉयज। क्योंकि इसके अंदर हम टाइमली चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और हमारे स्टैंडर्ड क्या सही तरीके से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इससे एक डिसिप्लिन और ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। यहाँ पे क्या है, फैसिलिटेट होता है क्या, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है,
हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको हम कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में अलग अलग जो एस्पेक्ट हैं, कंपोनेंट हैं, फैक्टर्स हैं, उनके बीच में जो एसोसिएशन होता है, जो भी आदान प्रदान होता है सूचनाओं का, उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड आर सेट फॉर गवर्निंग ईच डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं फैसिलिटेट होता है। उसके बाद अगर हम लिमिटेशंस की बात करें कंट्रोलिंग के, तो लिमिटेशंस में क्या है, डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कंट्रोल सिस्टम के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव सिस्टम को या स्टैंडर्ड को सेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, हमने एक एग्जांपल के लिए मान लिया कि 200 करोड़ रुपए का हमारा बजट आ रहा है किसी प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए, लेकिन जैसे हम एक्चुअल काम करने पे जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं इसके अंदर वेरिएशन जरूर आएगा। तो ये क्वालिटेटिव में आपका ठीक है, लेकिन क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करने में थोड़ा सा इसके अंदर डिफ़िकल्टी महसूस हो सकती है। दूसरा है लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब हमारे पास देखिए अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स मतलब होता है जो डायरेक्टली आपके बिजनेस को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। जैसे आपके बिजनेस की पॉलिसी हो गई, आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, आपके बिजनेस जो प्राइसिंग पॉलिसीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं। लेकिन हम एक्सटर्नल पॉलिसीज़ की बात करते हैं जो बाहर से कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को इफेक्ट करने का काम करते हैं। लाइकवाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज़, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कंपटीशन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स में आती हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है ना, वो सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स पे काम करता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स पे हमारा कोई यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता। तो इसलिए हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम सिर्फ इंटरनल तक ही डिपेंडेंट होता है, एक्सटर्नल पे इसका कोई कंट्रोल नहीं होता या बहुत कम कंट्रोल होता है, ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़। देखिए यहाँ पे कंट्रोलिंग सिस्टम जो होता है उसको कहीं ना कहीं रेसिस्ट किया जाता है एम्प्लॉय के द्वारा, मतलब वहाँ पे उसका विरोध किया जाता है, क्योंकि आपको पता है प्री डिटरमाइंड एटमॉस्फेयर, प्री डिटरमाइंड आपके एथिक्स, प्री डिटरमाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो कहीं कहीं पे एम्प्लॉयज इसका विरोध भी करते हैं, क्योंकि उनको फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर नहीं मिल पाती है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है कॉस्टली अफेयर्स। कंट्रोल इज ए कॉस्टली प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, टाइम एंड एफर्ट। यहाँ पे देखिए जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो ईजी नहीं है, इसके अंदर आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, आपकी टाइम भी इसके अंदर ज़्यादा लगेगा और एफर्ट्स भी आपके ज़्यादा लगेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपका इंटरनल ऑडिट होता है, तो इंटरनल ऑडिट के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को लगाना पड़ता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, पूरा सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है। तो उसके लिए तीनों चीज़ें ये ज़्यादा लगती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम इतना भी आसान नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा कॉस्टली एस्पेक्ट हो जाता है। ठीक है बात। चलिए अब फीचर्स की बात करेंगे हम लोग कंट्रोलिंग के। कंट्रोलिंग के अलग अलग फीचर हैं। सबसे पहला फीचर है गोल ओरिएंटेड। अब सीधी सी बात है, हमारे पास अगर गोल नहीं है, हमारे पास अपना लक्ष्य नहीं है, तो लक्ष्य नहीं है तो हम किस बारे में कंट्रोलिंग कर सकते हैं। जब हमने गोल सेट किया, गोल सेट करने के बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं और फिर हम लोग अपने स्टैंडर्ड को सेट कर रहे हैं, फिर अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस हम लोग कर रहे हैं। तो इसके अंदर गोल ओरिएंटेशन सबसे पहले होता है। गोल तय किया जाता है कि हमको एक्चुअली करना क्या है, व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड की जाती हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है परवेजिव नेचर का। अब देखिए परवेजिव नेचर का क्या होता है, परवेजिव का मतलब यहाँ पे हो गया कि ये आपका एक तरीके से क्या होता है, परमानेंट नेचर का होता है। मतलब इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जो हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिए हैं उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तीसरा यहाँ पे कंटिन्यूस, ये प्रोसेस हमारी कंटिन्यूस प्रोसेस चलती है, मतलब ये साइक्लिकल प्रोसेस है। कंट्रोलिंग ऐसा नहीं है कि एक बार कंट्रोलिंग हो गई और बात खत्म हो गई, ये आपका साइकिल में चलता है। ठीक है, साइकिल प्रोसेस है ये। अगर एक स्टेप आपका एंड होता है तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है। पूरा ये प्रोसेस है जो कि अभी ख़त्म नहीं होता है, तो इसको हम कंटिन्यूस प्रोसेस कहते हैं। फोर्थ है कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक द परफॉर्मेंस अचीव्ड बाई द एम्प्लॉयज़। जो मैंने आपसे बात करी कि एक्चुअल के साथ में इसका जो स्टैंडर्ड है उसके साथ कंपैरिजन किया जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि हम लोग फॉरवर्ड लुकिंग तो होते ही हैं, साथ में हम बैकवर्ड भी इसके अंदर देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ ने अभी तक क्या अचीव कर लिया है। नेक्स्ट है इज ए फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। सिक्स्थ है यहाँ पे डिपेंड्स ऑन प्लानिंग। ये कंट्रोलिंग जो होता है ना, कंट्रोलिंग और प्लानिंग दोनों एसोसिएशन वाले स्टेप्स होते हैं। कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं आपके प्लानिंग पे डिपेंड करता है, किस तरीके की आपने प्लानिंग करी है वो कंट्रोलिंग पे डिपेंड करता है।
एक्शन ओरिएंटेड, क्योंकि इसके अंदर एक्शन लिया जाता है। एक्शन का मतलब हो गया कहीं ना कहीं एक्चुअल परफॉर्मेंस हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड तो सेट कर ही लिया, लेकिन एक्चुअली हम जब उस काम को करने लग जाएंगे, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी होगी, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हम लोग कितना अचीव कर पाए हैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। फिर यहाँ पे है ब्रिंग्स बैक मैनेजमेंट साइकिल बैक टू प्लानिंग। यहाँ पे क्या है, जैसे ही हमारी कंट्रोलिंग ख़त्म होती है ना, जहाँ पे हमारी कंट्रोलिंग ख़त्म होती है तो वहाँ पे फिर हमारी प्लानिंग शुरू हो जाती है। सॉरी। तो कंट्रोलिंग और प्लानिंग एक दूसरे के सबसे निकट, सबसे पास वाले, सबसे नियरेस्ट जो फंक्शन है वो यहाँ पे है। जहाँ पे कंट्रोलिंग आपकी ख़त्म होगी, दोबारा से हमारी प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। अब यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप देखने को मिलता है हमारे किसके बीच में, प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में कहीं ना कहीं एक अच्छा रिलेशनशिप होता है, एक क्लोज रिलेशनशिप यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उसको हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए पहला यहाँ पे है प्लानिंग इज़ ए प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग, क्योंकि कंट्रोलिंग करने के लिए प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। प्लान्स सेट द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, प्लान्स जो होते हैं वो हमारे स्टैंडर्ड को सेट करते हैं कंट्रोलिंग के लिए। कंट्रोलिंग तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो हमने स्टैंडर्ड सेट करने हैं वो प्लानिंग के थ्रू यहाँ पे होते हैं। इफ़ द स्टैंडर्ड आर नॉट सेट इन एडवांस मैनेजर हैव नथिंग टू कंट्रोल। अब यहाँ पे हमारे पास में अगर हमने एडवांस में स्टैंडर्ड सेट नहीं किए हैं तो मैनेजर क्या चीज़ को कंट्रोल करेंगे, किस चीज़ में कंट्रोलिंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग करने के लिए हमारे पास में एडवांस में स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए, और स्टैंडर्ड सेट करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास में प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है बात। सेकेंड यहाँ पे बात आती है, प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग, इट इज़ फ्रूटफुल व्हेन कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड। यहाँ पे देखिए बोला गया है प्लानिंग हमारी कुछ भी नहीं है कंट्रोलिंग के बिना। ठीक है, कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लानिंग तो हमने कर ली है, ये करना है वो करना है, सारी प्लानिंग हो गई है, लेकिन जब तक हम उस पर कंट्रोलिंग नहीं करेंगे, हम अपने तरीके से उसको मेज़र नहीं करेंगे, तब तक प्लानिंग का कोई औचित्य नहीं होता है। ये फ्रूटफुल तब होता है जब हमारी कंट्रोल एक्सरसाइज की जाती है। इट आइडेंटिफाइज डेविएशंस इफ एनी एंड इनिशिएट करेक्टिव मेजर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग इसके अंदर किसके अंदर कंट्रोलिंग के अंदर क्या कर रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने डेविएशन को। डेविएशन मतलब जो मैंने आपसे कहा चेंजेस, और फिर उसके लिए हम उसको सही करने के लिए करेक्टिव एक्शन भी ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कंट्रोलिंग मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग एंड हेल्प इन टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ये हमने यहाँ पे बात कर ही ली है। उसके बाद अगर बात की जाए, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखना है, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लानिंग जो है ना वो आगे की चीज़ों को देखने के लिए है, फ्यूचर को देखने के लिए, फ्यूचर के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। जबकि कंट्रोलिंग में हम लुकिंग बैक, हम लोग पीछे देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या अचीव कर लिया है। उसके बाद है प्लानिंग इज ए फ्यूचर ओरिएंटेड फंक्शन एज इट इन्वॉल्व लुकिंग इन एडवांस एंड मेकिंग पॉलिसीज फॉर the maximum utilization of resources in future. That is why it is considered as the forward looking function. देखिए प्लानिंग क्या है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। फ्यूचर ओरिएंटेड मतलब फ्यूचर के लिए हम इसको करते हैं, एडवांस में हम प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर के लिए हम इसको कर रहे हैं। पॉलिसीज़ बनाने के लिए हम जो चीज़ें एडवांस में सेट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें प्लानिंग के थ्रू यहाँ पे होती हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी कहते हैं। जबकि कंट्रोलिंग के अंदर बात करें, वी लुक बैक द परफॉर्मेंस ऑलरेडी अचीव्ड बाय द एम्प्लॉइज एंड कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड। ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया। हम लोग क्या करते हैं, पीछे आके देखते हैं कि अभी तक हमने अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कितना काम कर लिया है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों के बीच में कितना डेविएशन देखने को मिल रहा है, एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में। If there are any deviation in actual and standard performance or output, then controlling function makes sure that in future actual performance matches with the planned performance. अगर कोई यहाँ पे डेविएशन देखने को मिल रहा है तो फ्यूचर में ये इंश्योर किया जाएगा कि ऐसा डेविएशन देखने को ना मिले। कंट्रोलिंग इज ऑल्सो ए फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग भी हमारा कहीं ना कहीं फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, लेकिन मेजरमेंट के सेंस में ये बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन होता है। ठीक है बात। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है 10, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड का मतलब हो गया ये दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पे प्लानिंग हो गई, यहाँ पे कंट्रोलिंग हो जाती है। प्लानिंग मेक्स कंट्रोलिंग इफेक्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इंप्रूव द फ्यूचर प्लानिंग। तो यहाँ पे बोला गया, देखिए प्लानिंग मेक्स कंट्रोलिंग इफेक्टिव। तो कंट्रोलिंग अगर इफेक्टिव चाहिए तो कहीं ना कहीं प्लानिंग उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जबकि कंट्रोलिंग इंप्रूव्स द फ्यूचर प्लानिंग।
कंट्रोलिंग बहुत अच्छी अभी अगर हमारी हो गई है तो फ्यूचर की प्लानिंग हमारी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड या फिर एसोसिएटेड फंक्शन होते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कंट्रोलिंग प्रोसेस की हम लोग बात करते हैं। देखिए कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख पाए अच्छे से। उसके बाद मैं इसको जूम कर दूंगा। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कंट्रोलिंग फंक्शन। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस है बेसिकली। ये प्रोसेस क्या होता है जिसमें मल्टीपल स्टेप्स हमारे होते हैं। तो मल्टीपल स्टेप्स बेसिकली प्रोसेस एक ऐसी चीज़ है ना जिसके अंदर स्टेप्स आपके कंटिन्यू चलते रहते हैं, मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। हम इसके अंदर सबसे पहले स्टैंडर्ड को सेट करते हैं। स्टैंडर्ड को सेट करने का क्या मतलब है कि हम एक माइलस्टोन सेट कर रहे हैं, एक बेंचमार्क हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। दूसरा होता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। हम क्या कर रहे हैं, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं, मतलब जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं ना उस परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं हम लोग। तीसरा है कंपैरिजन विथ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हमारी हो रही है उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। चौथा है एनालाइज डेविएशन। अगर कोई चेंजेज है, कोई डेविएशन इसके अंदर देखने को मिल रहा है प्लान के अंदर जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल है उसके बीच में, तो उसको एनालाइज किया जाता है। फिर लास्ट में यहाँ पे टेकिंग करेक्टिव एक्शन। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने करेक्टिव एक्शन लेते हैं उस डेविएशन को दूर करने के लिए। इस डेविएशन को दूर करने के लिए हम करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं। ठीक है बात? तो ये इसके स्टेप्स हैं। दोबारा से मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ स्टेप्स। पहला है हम लोग स्टैंडर्ड को सेट करेंगे। दूसरा है हम लोग अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। तीसरा इसके अंदर है हम कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में। अगर कोई चेंजेस मिलता है, कोई डेविएशन मिलता है, उसको नोट डाउन करते हैं और फिर उस चेंजेस को दूर करने के लिए हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो ये 5 स्टेप यहाँ पे फॉलो की जाते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर। आई होप क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। ठीक है बात? तो ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। अब सबसे पहले देखिए सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। फर्स्ट स्टेप क्या है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करना। स्टैंडर्ड आर दी क्राइटेरिया अगेंस्ट विद एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड। अब स्टैंडर्ड अगर आपके नहीं होंगे तो आप किसके साथ में अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे? तो आपको एक्चुअल अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। सेकंड है स्टैंडर्ड आर दी बेंचमार्क टुवर्ड्स विच एन एंटरप्राइज स्ट्राइव टू वर्क। ये एक बेंचमार्क है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक बेंचमार्क है जिसको ध्यान में रखते हुए एंटरप्राइज अपने गोल को अचीव करते हैं। तीसरा इसके अंदर ड्यू टू चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट द स्टैंडर्ड सेट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब यहाँ पे देखिए बात क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट यानी कि अपने बिजनेस के आपके इन्वायरमेंट जो भी है आपका, उसको ध्यान में रखते हुए आपके स्टैंडर्ड फ्लेक्सिबल होने चाहिए। अब फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, जिसमें हम टाइम आने पे चेंजेस कर पाएँ, जिसमें टाइमली चेंज कर पाएँ अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। तो उसको वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, हम लोग मॉडिफाई क्योंकि प्लान को करेंगे। दूसरा यहाँ पे है स्टेप जो था हमारा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया, सेट कर लिया हमने फर्स्ट में, अब हम एक्चुअल अपनी जो हमारी काम चल रहा है, जो हम काम कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। फर्स्ट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आर सेट एंड देन एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। यहाँ पे हमने ऊपर फर्स्ट स्टेप में क्या कर लिया, अपने स्टैंडर्ड फिक्स कर लिए। अब हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को यहाँ पे मेजर करेंगे। परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर विच इंक्लूड्स पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड सैंपल चेकिंग। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है ऑब्जेक्टिव। देखिए ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है इसके अंदर सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आप इसके अंदर बाइसनेस नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं उनका ओपिनियन इस पर सेम रहेगा। अब इसका पर्सनल थॉट अपने नहीं डालेंगे। ठीक है बात? तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्मेंस इज टू बी मेजर्ड विद द सेम टर्म्स इन विच स्टैंडर्ड हैव बीन एस्टेब्लिश्ड। दिस विल फैसिलिटेट कंपैरिजन। अब यहाँ पे हम लोग उसी टर्म्स में अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे जिस टर्म्स में हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हमने स्टैंडर्ड को सेट किया है रुपीज़ के अंदर। स्टैंडर्ड बजट हमने सेट किया वो रुपीज़ के अंदर किया, लेकिन एक्चुअल हम डॉलर के अंदर कर रहे हैं। क्या ये सही आपका क्या कंपैरिजन है? नहीं। हम इसके अंदर क्या करेंगे, डॉलर में नहीं करके हम रुपीज़ में ही करेंगे। जो हमने स्टैंडर्ड
अपने बेंचमार्क को स्टैंडर्ड के रूप में सेट किया जिस यूनिट के अंदर, उसी यूनिट के अंदर अपने स्टैंडर्ड को, एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी हम लोग मेजर करेंगे। तभी तो हमको उसका असली जो कंपैरिजन है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है बात। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। फिर यहाँ पे आता है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। उसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं। दिस स्टेप इन्वॉल्व कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। उसके बाद हम लोग जो हमारा यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस अभी जो चल रहा है उसको हम स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर करते हैं कि यहाँ पे कंपैरिजन में क्या गड़बड़ आ रही है। कंपैरिजन विल रिवील द डेविएशन बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर्ड परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे क्या होगा कि दोनों के बीच में कंपैरिजन देखने को मिलेगा और कंपैरिजन से डेविएशन देखने को मिलेगा, मतलब दोनों के बीच में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो वो चेंजेस जब हो जाएंगे, पता चल जाएंगे, फिर हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे। इफ़ द परफॉर्मेंस मैच द स्टैंडर्ड इट मे बी अज्यूम्ड दैट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अगर हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं और इसके बीच में कोई डेविएशन देखने को नहीं मिलता है, तो हमें पता चल जाएगा कि सब कुछ क्या है, अंडर कंट्रोल है, मतलब सभी चीज़ें हमारी सही तरीके से चल रही हैं। लेकिन अगर इसके बीच में हमको क्या मिलता है, डेविएशन देखने को मिलता है, तो उस सेंस में हम यहाँ पे करेक्टिव एक्शन लेते हैं। ठीक है। अगला स्टेप यहाँ पे है, फोर्थ स्टेप है एनालाइज डेविएशन। जो डेविएशन हमने देखे थे उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे और लास्ट में है, इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट के बाद हम लास्ट में लेंगे करेक्टिव एक्शन। लेकिन जो डेविएशन है वो एनालाइज कैसे किए जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के थ्रू यहाँ पे किए जाते हैं। एक दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो ये दो मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम अपने डेविएशन को एनालाइज करने का काम करते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे आता है जिसमें हम लोग अपने करेक्टिव एक्शंस को लेते हैं, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन किस चीज़ के लिए, जो एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में डेविएशन देखने को मिला था, उस डेविएशन को दूर करने के लिए हम अपने करेक्टिव एक्शंस को लेते हैं। तो ये थी हमारी यहाँ पे प्रोसेस अपनी कंट्रोलिंग की। और इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। इन टेक्निक्स को हम दो भागों में यहाँ पे विभक्त करते हैं, दो भागों में हम इसको बाइफरकेट करते हैं। एक तो हमारे ट्रेडिशनल टेक्निक्स होती हैं जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, ओल्ड टाइम से चली आ रही है। दूसरे कुछ हमारी मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं जिनको यहाँ पे मॉडर्न टाइम में यहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं। ट्रेडिशनल टेक्निक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखिए सबसे पहली चीज़ आती है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। It enables to the manager to collect first-hand information, but it is very time-consuming and cannot be used in all kinds of job. अब इसके अंदर देखिए ट्रेडिशनल टेक्निक्स के अंदर क्या है, हम लोग कंट्रोलिंग टेक्निक्स की बात करें तो इसमें पर्सनल ऑब्जर्वेशन, मतलब हर एक पर्सन से पूछा जाएगा, जितने एम्प्लॉइज हैं उनसे पूछा जाएगा, उनका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। तो ये क्या है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम इसके अंदर लगता है और ये हर तरह की जॉब में फॉलो नहीं किया जा सकता। दूसरा है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट के अंदर हमारे पास अलग अलग रिपोर्ट्स होंगे जिसमें एवरेज देखा जाएगा, परसेंटेज देखा जाएगा, रेशियोज, कोरिलेशन, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी जिसके थ्रू यहाँ पे पता किया जाएगा कंट्रोलिंग प्रोसेस का। तीसरा इसके अंदर है ब्रेक इवन एनालिसिस। अब ब्रेक इवन एनालिसिस को हम लोग BEP कहते हैं। इसके अंदर हम लोग एक पॉइंट्स का डिटर्मिनेशन करते हैं जिसके अंदर हम लोग कहते हैं कि जितना हमारा, ये बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन आती है, ठीक है ना। तो ये ऐसा पॉइंट होता है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट जो एनालाइज किया जाता है वो ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट टेक्निक्स हमारे पास आती है जिसको हम बजटरी कंट्रोल कहते हैं। बजटरी कंट्रोल क्या होता है, इसके अंदर हम अलग अलग तरह के बजट्स को बनाते हैं। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ द मैनेजरियल कंट्रोल इन विच ऑल activities are planned in advance in the form of budget and actual result are compared with the budgetary standard। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले से हम बजट बना के चल रहे हैं। अब बजट का मतलब क्या होता है, जो हम एडवांस में यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स में एक प्लानिंग कर रहे हैं उसको हम बजट कहते हैं। तो बजट बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बजट है ये बेसिकली हो गया स्टैंडर्ड, इसलिए हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया और फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ में इस बजट को कंपेयर करेंगे और उससे हम पता करेंगे कि हमारा जो सही काम चल रहा है या नहीं चल रहा। अब इसके अंदर अलग अलग तरह के बजट्स होते हैं, जैसे सेल्स बजट है, प्रोडक्शन बजट है, मटेरियल बजट है, कैश बजट है, कैपिटल बजट है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट है। ये बजट की जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको दूंगा। इसमें टाइप्स ऑफ बजट हम लोग देखते हैं, अलग अलग तरह के बजट्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझना है कि हम बजट को प्रिपेयर करते हैं और बजटिंग भी आपका, बजटरी कंट्रोल भी आपका एक ट्रेडिशनल टूल होता है, किसके लिए, कंट्रोलिंग के लिए।
अब है बजटिंग की क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। कुछ एडवांटेजेस होते हैं जैसे हेल्प्स इन अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि बजट जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे अपने गोल को अचीव करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इट इज़ ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज़। एक हमने जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन की बात करी वो यहाँ पे इसलिए करी है क्योंकि इसके अंदर एम्प्लॉयज़ को पता रहता है कि कितनी कॉस्ट में, कितने टाइम पीरियड के अंदर और कितना एक्सपेंडिचर करके और कितनी यहाँ पे फैक्टर्स को डिप्लॉय करके हम लोग अपने गोल को अटेन कर सकते हैं, गोल को हम अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एडवांस में पता होती है, तो एम्प्लॉय अपने तरीके से प्लानिंग करते हैं और ये कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का पार्ट होता है। हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। अपने रिसोर्सेज का हम उसी तरीके से यूज करेंगे जैसे हमने स्टैंडर्ड को सेट किया है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर अचीविंग कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। जो बजट सेट किया जाता है अलग अलग बजट्स के अंदर डिपार्टमेंट्स वाइज हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, जो हमारे हेल्पफुल रहता है गोल को अचीव करने के लिए। अब हमारे पास कुछ मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं। मॉडर्न टेक्निक्स में क्या क्या आती है कंट्रोलिंग की, जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम ROI कहते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी हम कंट्रोलिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ए टेक्निक विच प्रोवाइड द बेसिक yardstick for measuring whether or not invested capital has been used effectively for generating reasonable amount of the return। अब यहाँ पे देखिए जो हमने अपने अमाउंट ऑफ जो कैपिटल है उसको हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है, तो उससे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। तो ये भी एक टूल होता है मेजरमेंट का। इसके अंदर फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, नेट इनकम डिवाइडेड बाई सेल्स मल्टीप्लाई बाई सेल्स डिवाइडेड बाई टोटल इन्वेस्टमेंट। तो आप इसको बेसिकली अगर सॉल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला आपके लिए बन जाएगा नेट इनकम डिवाइडेड बाई टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे बन जाता है ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। उसके बाद सेकंड टूल है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस आप सभी ने पढ़ा होगा, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के रेशियोज़ की बात करते हैं हम लोग। तो रेशियोज़ कुछ 4 तरह के जो बाइफर्केशन होता है वो होता है। इसके अंदर फिर आपके अलग अलग रेशियोज होते हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो जो होता है वो आपके बिजनेस के लिक्विडिटी को मेजर करने के लिए होता है, जिसके अंदर हम लोग क्विक रेशियो पढ़ते हैं, करंट रेशियो पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट क्विक रेशियो पढ़ते हैं। तो ये रेशियो होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर कितना आपके पास में शॉर्ट टर्म फंड है, मतलब जो आपके इमीडिएट फंड की रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी आप यहाँ पे फुलफिल कर पाएंगे टाइम आने पे। इसके लिए हम लिक्विडिटी रेशियो को पढ़ते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो जो होता है ये लॉन्ग टर्म के यहाँ पे फंड नीड के लिए यहाँ पे पढ़ा जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होता है ये प्रॉफिट से रिलेटेड होता है, मतलब आपके बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है उससे रिलेटेड होता है। और टर्नओवर रेशियो हमारे कहीं ना कहीं स्टॉक से रिलेटेड होता है। ठीक है बात, तो ये 4 तरह के मेन रेशियो होते हैं और इसके अंदर सब रेशियोज भी हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। थर्ड यहाँ पे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। थर्ड होता है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग का पार्ट ही है ये भी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक नया कंसेप्ट है। इसके अंदर हम लोग सेंटर बना देते हैं, मतलब अलग अलग तरह के हमारे पास में 4 यहाँ पे सेंटर होते हैं और हर एक सेंटर का अपना अपना काम होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास एक कॉस्ट सेंटर होता है, एक रेवेन्यू सेंटर होता है, एक प्रॉफिट सेंटर होता है, एक इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है। 4 तरह के सेंटर यहाँ पे होते हैं। तो कॉस्ट सेंटर क्या होता है, एक कॉस्ट एक्सपेंसेस, एक कॉस्ट एक्सपेंसेस सेंटर इज सेगमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच ए मैनेजर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑपरेशंस। तो यहाँ पे हमारे पास में कॉस्ट सेंटर के अंदर एक मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, जिसके अंदर एक अलग सेगमेंट होता है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अलग अलग हमारे कॉस्ट कितनी आ रही है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वहाँ पे मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे सेंटर बनाने का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन कर देना। ठीक है, दूसरा है रेवेन्यू सेंटर। रेवेन्यू सेंटर क्या है, सेगमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग रेवेन्यूज़। तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आपके रेवेन्यू सेंटर के अंदर आता है। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, कितने आपकी सेल हुई है। ठीक है, उसके बाद है प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर क्या है, एक सेगमेंट है ये भी, हुज मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ रेवेन्यू एंड कॉस्ट। अगर हम रेवेन्यू प्लस कॉस्ट दोनों की बात करें वो प्रॉफिट सेंटर के अंदर यहाँ पे आती है। जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आपका हो गया। फिर आता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर के अंदर ये भी आपका एक सेगमेंट है, जिसके अंदर इज रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट बट ऑल्सो फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट मेड इन द सेंटर। जितने भी आपके प्रॉफिट प्लस इन्वेस्टमेंट हैं वो दोनों आपके इन्वेस्टमेंट सेंटर के अंदर आते हैं। जैसे एसेट हो गया,
एसेट में इन्वेस्ट किया तो कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट तो हुई और साथ में उससे जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो भी आपका इन्वेस्टमेंट सेंटर का पार्ट होगा। ठीक है, तो ये 4 सेंटर आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर होते हैं। फिर यहाँ पे आता है आपका मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट भी आपका एक न्यू कंट्रोलिंग का मेजर है। इसके अंदर अलग अलग तरीके से इसके अंदर मैनेजमेंट के ऑडिट किया जाता है, मतलब अलग अलग इंटरनल ऑडिट भी होता है, एक्सटर्नल ऑडिट भी इसके अंदर होता है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है PERT और CPM। PERT का मतलब होता है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स होती है, और CPM का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। ये दोनों इंपॉर्टेंट जो टेक्निक्स हैं वो हैं हमारे, जिसके अंदर हम लोग अपने प्लान शेड्यूल और जो हमारे कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं उनका इवेल्युएशन करते हैं। These techniques are especially useful for planning, rescheduling and the implementation time-bound projects involving performance of a variety of complex, diverse and interrelated activities। तो ये किस चीज़ के लिए यूज होते हैं, ये टेक्निक्स हमारे किस चीज़ के लिए यूज होते हैं? ये हमारे परफॉर्मेंस जो है डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स, वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हमारे, उसके अलावा जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, डाइवर्स एक्टिविटीज़ हैं और इंटर रिलेटेड जो आपस में जुड़े हुए हैं और अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, उनका इवेल्यूएशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको? प्रोग्राम इवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स और क्रिटिकल पाथ मेथड, जिसको CPM हम लोग कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको MIS कहते हैं। तो ये भी हमारा MIS भी एक न्यू टेक्निक्स है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ ए कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम that provides information and support for effective managerial decision making। तो इसके अंदर ये क्या होता है बेसिकली, ये इसके अंदर रिपोर्टिंग की बात की जाती है। किसकी बात होती है? रिपोर्टिंग की बात होती है। और इसमें रिपोर्टिंग कंप्यूटर की मदद से की जाती है, मतलब हम IT का सहारा इसके अंदर लेते हैं। डिफरेंट टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनका यूज हम करते हैं, जिसके थ्रू इसके अंदर DBMS होता है, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसको हम फॉलो करते हैं। मतलब आपके सारे डेटा को इसके अंदर स्टोर किया जाता है और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को सेंड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। MIS के डिफरेंट टाइप के यहाँ पे एडवांटेजेस भी हैं, जैसे इट फैसिलिटेट कलेक्टिंग, मैनेजमेंट एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? डेटा को कलेक्ट भी कर रहे हैं, और इसके अलावा उन डेटा का जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको मैनेज भी कर रहे हैं, मैनेजमेंट भी कर रहे हैं उसका, और उसके साथ ही हम डिसेमिनेशन भी कर रहे हैं। डिसेमिनेशन का मतलब हो गया रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को हम यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र करने का काम कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहे हैं। दूसरा है इट सपोर्ट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एट ऑल लेवल्स। यहाँ पे हर तरह के लेवल्स पे प्लानिंग और कंट्रोलिंग सपोर्ट होती है। तीसरा है इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सॉर्टेड इन्फॉर्मेशन होती है। सॉर्टेड इन्फॉर्मेशन साथ में ये आपकी एक DBMS में यहाँ पे प्लान की हुई इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए क्वालिटी इन्फॉर्मेशन इसको कहते हैं। इट इंश्योर कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस इसके अंदर कम आती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स के थ्रू कंप्यूटर्स की हेल्प से हम लोग मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉस्ट कम आती है। इट रिड्यूसेज इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। तो यहाँ पे क्या है? इन्फॉर्मेशन ओवरलोड को रिड्यूस किया जाता है। मतलब क्या कि आप अपने इन्फॉर्मेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के थ्रू यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, जिससे कि एक ही जगह पे, जैसे आपके ट्रेडिशनल वे में होता था, आप अपने फाइल्स को मैनेज करते थे, अपने रजिस्टर को मेंटेन करते थे, तो उसमें इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होने का चांसेस रहते हैं। मतलब जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं उस टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, लेकिन आपको पता है कंप्यूटर में आपको एक क्लिक करने की देरी है, सारा इन्फॉर्मेशन आपके निकल के आएगा, तो इसलिए इन्फॉर्मेशन आपका ओवरलोड इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है बात? तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। ये पार्ट थे हमारे कुछ मॉडर्न टेक्निक्स के, और पहले जो हमने पढ़े वो ट्रेडिशनल टेक्निक्स के। ठीक है बात? तो इस तरीके से हमने कंट्रोलिंग को पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म किया। कंट्रोलिंग के जो एस्पेक्ट हैं वो मैंने आपको यहाँ पे समझाए हैं, तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।